नमस्कार, स्वागत है आपका 2 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और देखिए हार की समीक्षा और 2024 की परीक्षा। जी हां, कैसे आपको बताते हैं, विधानसभा चुनाव में दरअसल समाजवादी पार्टी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है इसके बाद, और 2024 में साइकिल को रफ्तार देने के लिए एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुद मिशन में जुट गए हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यहां पर पार्टी की हार की समीक्षा की जा रही है, साथ ही आगे के चुनाव में विजय के लिए चर्चा भी जारी है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में पार्टी को 125 सीटें मिली थी, जबकि एमएलसी के चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। सुपड़ा साफ हो गया। इधर बीजेपी गदगद है, क्योंकि 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। इसे साफ क्योंकि 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं, अभी से तमाम सियासी पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट गई हैं, और ऐसे में यह सबसे अहम मौका है जब कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश के तहत मुलायम सिंह यादव मैनपुरी में मौजूद हैं, खुद अखिलेश यादव भी, और चुनाव में हार की समीक्षा सबसे अहम एजेंडा। और चलिए हम सीधा रुख करते हैं। इस वक्त प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सीधा आपके पास आ रहे हैं। एक तो पहले ये बताइए किस तरीके से, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जान फूंकना एक बहुत बड़ी जरूरत इस वक्त होगी। अभी जब एमएलसी में सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का और बीजेपी कहीं आगे 33 सीटों पर, तो किन किन पॉइंट्स पे सपा को काम करना होगा? देखिए, एक तरीके से आप इसको आगाज़ मान सकती है 2024 का। समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, जो मेहनत है, जो ज़मीन पे काम जिस तरीके से करना है, उसको लेकर के। हालांकि आज की समीक्षा जो है जिला स्तर की समीक्षा है एक तरीके से, जहां पे खुद मुलायम सिंह यादव खुद मौजूद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव मौजूद हैं। और पीछे जो हमारे आप पीछे तस्वीरें देख रही है, बड़ा सा हॉल है, उसमें ये कार्यक्रम रखा गया है, और उस कार्यक्रम में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे समीक्षा की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी। और 4 जो विधानसभा है मैनपुरी में, पहले उसकी बात बता दूं, इसमें से 2 बीजेपी जीती है, 2 समाजवादी पार्टी जीती है, इसमें करहल की सीट अखिलेश यादव जीती है, उसकी समीक्षा करेंगे। और इसी तरीके से बढ़ते 2024 को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में इस तरह की समीक्षा और काम करने की तैयारी है। तो काफ़ी कार्यकर्ता भी देखिए उस दरवाजे पे जमे हैं, बाहर बहुत भीड़ जमी हुई है अपने नेता से मिलने के लिए। तो चूँकि मुलायम सिंह यादव यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोगों से बात करेंगे, तमाम जो उनके बड़े नेता हैं इस इलाके के वो यहाँ पे मौजूद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग मौजूद हैं। तो जिस तरीके से मेहनत करनी है, क्योंकि तमाम जो नतीजे अभी तक आए हैं वो इनके पक्ष में नहीं है, तो ऐसी क्या वजह रही है तो जिससे कि हार का सामना लगातार करना पड़ रहा है, उसको लेकर के कैसे जीत मिलेगी, वो मंत्र आज जो है कार्यकर्ताओं को और जो बड़े इनके नेता हैं उनको मुलायम सिंह यादव देंगे। इसीलिए आज वो मौजूद हैं। पहले अखिलेश यादव यहाँ पे आए थे, उसके बाद थोड़ी देर बाद नेताजी खुद यहाँ पे आए और वहाँ पे बैठे। तो कार्यकर्ताओं को एक तरीके से यहाँ पे संबोधन करने के बाद पूरे प्रदेश में की नई रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे प्रशांत। लेकिन जब क्योंकि एमएलसी चुनाव के बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं को आखिर मुलायम मंत्र क्यों जरूरी है, दरअसल दर्शकों को ये भी समझा देते हैं। जब हम खासकर यूपी की बात कर रहे हैं, और देखिए यूपी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर क्या होने वाला है, हार की समीक्षा होगी। मुलायम की सक्रियता के मायने आपको बता दें, चुनाव की तैयारियों का जायजा भी मुलायम सिंह यादव लेंगे, क्योंकि क्या इसके बाद नाराज जो कार्यकर्ता थे उनको लेकर के देखिए क्या कवायद की जा रही है। इसके अलावा पार्टी कैडर की सक्रियता वो भी बढ़ाने पर जोर रहेगी मुलायम की एंट्री से। यादव वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कोशिश होगी, ये भी माना जा रहा है। एमएलसी चुनाव में देखा हमने, आजमगढ़ में हार का सामना करना पड़ा, तो वो यादव वोट बैंक जो है उसको संभालना। तो ये तमाम चीजें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा, ये सबसे महत्वपूर्ण। और हार के बाद देखिए क्यों सक्रिय हुए। हार के बाद एक बार फिर मुलायम सिंह यादव की सक्रियता बताती है कि 2024 के एजेंडे पर पार्टी काम करना चाहती है, क्योंकि ये तो समझ आ चुका है कि टक्कर दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ी जोर आजमाइश करने की जरूरत है, और इसलिए मुलायम सिंह यादव को यहां पर उतारा गया है। तो एक बार फिर हार के बाद मुलायम सिंह यादव सक्रिय है, और लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम भी लगातार जारी है। बुधवार को मुलायम सिंह यादव ने, आपको यह भी बता दें, इटावा का दौरा किया मुलायम सिंह यादव ने, और इटावा में खुले मैदान में आपने देखा सक्रिय दिखाई दिए मुलायम सिंह यादव। तो ये एक नई जोश, नई ऊर्जा भरने का काम करता है।
कार्यकर्ताओं में, और यही इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। अब किस किस से मिले ये भी देखिए। गाड़ीपुरा में राजू जैन से मुलाकात की मुलायम सिंह यादव ने, ये महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही थी। और यहीं पर फिर देशबंधु सोनी से भी उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा आपको बता दें उन्होंने मुलाकात की राजू जैन से। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जिन जिन लोगों को साधा गया, दरअसल उसके तहत ये बताने की कोशिश कि कैसे पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाना है। तो ये राजू जैन हो गए, चाहे पवन सिंह हो गए, हम जो लगातार आपको बता रहे हैं, इसके पीछे यही कोशिश है, क्योंकि संगठन को मजबूत किया जाना है। एक जो अविश्वास पैदा हुआ है, इतनी ज्यादा कड़ी मशक्कत के बाद भी हार का सामना करना पड़ा, और एमएलसी में जो एक तरीके से आघात ही लगा है, खुद आजमगढ़ में जो हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में कैसे अब नई जान फूंकी जाए। आइए फिर से प्रशांत देव, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत देव हमारे साथ जुड़े में, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, लेकिन क्या माने, ये अचानक फैसला लिया गया मुलायम को सक्रिय करने का, एमएलसी चुनाव के बाद का नतीजा है, या फिर पहले से 125 सीटें और ये अच्छी फाइट दी सपा ने कहा जा रहा था, लेकिन ये पहले से तैयारी थी क्या, या फिर एमएलसी चुनाव का नतीजा? देखिए, एमएलसी चुनाव का नतीजा आने के तुरंत बाद ये हो रहा है, तो उसको जरूर उससे जोड़ा जाएगा, या उससे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई समीक्षा हो उसमें चुनाव में जो हार जीत हुई है वो विषय ना हो। तो बिल्कुल वो विषय है कि किस तरीके से एमएलसी चुनाव में भी जो हाल रहा वो क्यों रहा। और जैसा कि सबको पता है कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो पूरे प्रदेश में एक बहुत ज़बरदस्त लहर जो है समाजवादी पार्टी ने कायम की थी और बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी थी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इनके सामने प्रतिद्वंदी जो सबसे बड़ी थी बीजेपी, उसको भी अंदर अंदर ये बात ज़रूर लगती थी कि टक्कर मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है। तो जिस तरीके से, लेकिन नतीजे नहीं आए उस तरीके से, नतीजे नहीं आए। तो नतीजे क्यों नहीं आए, वोट बैंक में कहाँ कहाँ इनके सेंध लगी, ये तमाम बातों पे चर्चा की जाएगी, चूँकि बहुत ही बड़े और अनुभवी नेता हैं। और मुलायम सिंह यादव जब जितनी बार 4 बार मुख्यमंत्री जब थे प्रदेश के, तो ये माना जाता था कि हर जाति से उनको वोट मिलते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, या फिर यादव हो, या फिर हर बिरादरी से उनको वोट मिलते थे। और इस बात की समीक्षा जरूर की जाएगी। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं, बहुत से ऐसे वोट बैंक हैं जो वोट इनको नहीं मिले, उसके कारण क्या है। जो वोट बैंक जो कभी मिलता था इनको, वो खिसक के कहीं और क्यों चला गया, इन तमाम बातों पे चर्चा होगी कि हाँ, ये बात सच है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम मतदाता थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुका हुआ। जाति समीकरण के हिसाब से देखिए तो यादव कहीं नहीं गया समाजवादी पार्टी के, लेकिन इसके अलावा जो पिछड़ी जातियाँ, सबसे बड़ी जीत हार का फैसला उत्तर प्रदेश में होता है कि पिछड़ी जातियाँ जो हैं वो जिनके साथ हैं वो कहाँ जा रही है। ये बात सच है कि पिछड़ी जाति के जो छोटे छोटे दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनको खड़ा करने, उनको बनाने में किसी ज़माने में मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने उनको पहचान दी और वोट उनको मिलते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी वजह क्या थी जो इनके वोट बैंक को किसी ने हाईजैक किया, तो क्यों किया, इन तमाम बातों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि पूरी बहुत बड़ी समीक्षा है, मैनपुरी में नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार नेताजी मुलायम सिंह यादव खुद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमाम उनके जो जीते हुए विधायक हैं यहाँ के और सांसद, वो लोग मौजूद हैं। तो यहाँ से एक तरीके से शुरुआत की जाएगी। तो मैनपुरी से लेकर के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा ज़रूर होगी कि जो वोट बैंक इनका पहले था वो इनके पास से क्यों खिसका, कैसे खिसका, क्या इसमें गिरावट आने वाले समय में और ज़्यादा होगी। और टटोलने की कोशिश कीजिएगा प्रशांत की जो तिनका जोड़कर एक नई सपा का गठन हम देख रहे थे, एक नई प्रकार की सपा नजर आ रही थी, क्या उस पर भी असर पड़ेगा, क्या कुछ के पर भी कतरे जा सकते हैं। बहरहाल इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी। लेकिन आप देखिए, करौली में सियासी कोहराम और गहलोत सरकार बदनाम। जी हां, दरअसल राजस्थान की करौली में पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में न्याय यात्रा निकाली। जब प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं थी तो बीजेपी नेता गहलोत सरकार की तुलना औरंगजेब से करने लगे। ये तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहाँ 144 लागू नहीं है।
बीजेपी और भारतीय युवा जनता मोर्चा की न्याय यात्रा के सामने राजस्थान पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई। भाजपाइयों का कारवां करौली बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। प्रशासन की बेरुखी से बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला हो उठे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। गहलोत सरकार को खरी खोटी सुनाने लगे। राजस्थान के करौली में जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, बीजेपी वहीं पर न्याय यात्रा निकालना चाह रही थी, लेकिन प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने के बाद यात्रा की अगुवाई कर रहे बीजेपी सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या गिरफ्तारी देने पहुंच गए। पुलिस ने तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिया और थोड़ी देर बाद ही उन्हें छोड़ भी दिया, लेकिन गहलोत सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्या ने राजस्थान सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस को मुस्लिम लीग सरीखी पार्टी बता दिया। ये तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहाँ 144 लागू नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं। बीजेपी की तरह एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस को निशाना बनाया। हिंसा के लिए गहलोत सरकार को कसूरवार ठहराया। देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अशोक गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे। जो साबिक़ा में जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए। और ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती बढ़ती है। इधर जयपुर में कांग्रेसियों ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान के 13 जिलों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट के लिए 13 जिलों में प्रदर्शन किया। जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी को नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी बता दिया। प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना देने की बात कही थी। जयपुर में भी कही थी, अजमेर में भी कही थी। अचानक जल शक्ति मंत्री जो केंद्र सरकार के, उनमें पता नहीं क्या भाव आया, कौन से भरूजी उनमें आया कि क्या हुआ, ये तो वो जाने। इतने बड़े ओहदे पे बैठा आदमी वो इस्तीफा देने का चैलेंज दे कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द अगर कहा हो अजमेर में तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो आप और मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें। ईआरसीपी प्रोजेक्ट हम लागू कर देंगे जिससे 13 जिलों की प्यास बुझ जाएगी। हम भी चाहते हैं प्यास बुझे भूल जाए, लेकिन बीजेपी के लोग तो पापी हैं। आप मुझे बताओ, इतनी देश में महंगाई हो गई, इतनी जबरदस्त है, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, नमक महंगा हो गया, चाय महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, सब चीज महंगी हो गई। बीजेपी का एक भी नेता महंगाई के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि महंगाई के मुद्दे को दबाने के लिए दंगे फसाद कर रहा है। पिछले दिनों हिंदू नववर्ष के मौके पर कुछ हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा और बाइक रैली निकाली थी। करौली में इस बाइक रैली पर कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद यहां हिंसा भड़क गई और 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। तनाव इतना बढ़ गया कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अब भी हिंसा प्रभावित इलाके में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां जारी है। पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और जांच भी चल रही है। लेकिन सियासत शायद कुछ और ही चाहती है, वक्त से पहले चाहती है और अपने मुताबिक चाहती है। केजे श्रीवास्तव, जयपुर, न्यूज़ 24। इधर देवघर के त्रिकूट पर्वत पर चलने वाला रोपवे मौत का रोपवे ऐसे ही नहीं बना, बल्कि ज्यादा पैसा कमाने की चाहत और मेंटेनेंस में लापरवाही इस हादसे का अहम कारण बना। कोरोना काल के 2 साल तक बंदी के कारण न तो कमाई हुई, न ही मुकम्मल मेंटेनेंस, और यही नहीं, ज्यादा कमाई के चक्कर में ट्रॉलियों की संख्या बढ़ा दी गई। हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव पड़ताल। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे पर फंसे पर्यटकों को स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ के देवदूतों ने बचा लिया, लेकिन हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी है। दरअसल त्रिकुट पर्वत पर रोपवे संचालन का जिम्मा DRIL को दिया गया था।
2009 में भी गड़बड़ी सामने आई थी। तब जांच टीम ने कहा था कि 2 टावर के बीच की दूरी ज्यादा होने से कंपन ज्यादा होता है, लेकिन कंपनी ने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए। झारखंड सरकार को कंपनी हर वर्ष 80 लाख रुपए देती है, लेकिन 2019 में ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। यानी 3 साल से कंपनी बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही रोपवे का संचालन कर रही थी। 2019 में इसका एग्रीमेंट खत्म हुआ। 3 साल से ये बिना एग्रीमेंट के चल रहा है। कस्टोडियन उपायुक्त होते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उनके इलाके में अवैध तरीके से जो है कोई रोपवे कैसे चल रहा है। और ये बयान मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो एमडी हैं राहुल सिन्हा साहब ने आज खुलेआम ये बयान दिया है कि उसका जो है पूरा हो गया था, एग्रीमेंट था ही नहीं। बताया जाता है कि रविवार के दिन यानी कि रामनवमी के दिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए मैनेजर के द्वारा जो ट्रॉलियों की संख्या है उसे बढ़ा दी गई, जबकि मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हुआ था और न ही ठंडा होने के लिए मशीनों को छोड़ा गया था। नतीजा यह निकला कि ज़्यादा गर्म होने के चलते और मेंटेनेंस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के चलते यह ट्रॉलियां गिर गईं और तार टूट गया। कोरोना काल में लगभग 2 साल तक रोपवे का संचालन बंद रहा। कंपनी को काफी नुकसान हुआ। रोपवे के गाइड जोगिंदर चौधरी ने न्यूज 24 से बातचीत में बड़ा खुलासा किया। ये बताया कि कोरोना काल के बाद जो नए मैनेजर आए उन्होंने किराया बढ़ा दिया। एक व्यक्ति का किराया जो पहले 150 रुपए था उसे बढ़ाकर 250 कर दिया। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में रामनवमी के दिन 4 ट्रॉली को भी बढ़ा दिया गया। बीजेपी अब झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्रालय को कसूरवार ठहरा रही है, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। गुना जो है वो वर्सेस बढ़ाने के लिए कि हमको रिवार्ड मिलेगा, कंपनी को उससे रिवार्ड मिलेगा, इसीलिए वो 27 किया है। जब से आया है वो मैनेजर उससे समय से हरकत कर रहा है पूरे जनता से। यहाँ धनबाद बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ माइंस एंड फ्यूल रिसर्च जो भारत सरकार के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत कार्य करता है, उसकी टीम ने 17 मार्च 2022 को त्रिकुट रोपवे का निरीक्षण किया था और कहा था कि रोपवे में लंबे समय से रख रखाव नहीं हुआ है और इसकी लगातार निगरानी होनी चाहिए, और उन्होंने 24 जगह गड़बड़ियों को भी पकड़ा था। रविवार की शाम जब हादसा हुआ उस वक्त प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई में देरी हुई। नतीजा ये हुआ कि 48 लोग रात भर बिना खाना पानी के हवा में लटके रहे। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।